अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रूबेला वायरस। रूबेला जो है ये एक डिजीज़ है, ड्रॉपलेट से फैलती है और इससे जो मरीज़ है उसकी स्किन पे रैशेस बन जाते हैं। इसकी दो बड़ी अहम बीमारियां हैं। एक को हम जर्मन मीजल्स कहते हैं, मतलब ये स्किन रैशेस। दूसरा, ये बच्चों के अंदर कंजेनिटल रुबेला काज करता है, जिसमें उनके हार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं और भी आंखों में और मुख्तलिफ चीज़ें। तो चलें आज हम डिस्कस करते हैं कि रुबेला वायरस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रेप्लिकेट कैसे करता है, डिजीज़ कैसे काज करता है और इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे और इससे हम बचेंगे कैसे। इसकी जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं, जर्मन मीजल्स है, कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है और मदर टू फीटस, मतलब माँ से बच्चे के अंदर ये आ सकता है। वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। इसकी जो एपिडेमिक्स हैं 6 से 9 साल बाद, हर 6 से 9 साल में इसकी एपिडेमिक्स आती हैं और स्पेशली नॉन वैक्सीनेटेड एरियाज़ में। 2005 में सीडीसी ने यूएस को रुबेला फ्री करार दिया था और 2015 में ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर से एलिमिनेट हो गया था। इसके कुछ जो केसेस हैं वो इन कंट्रीज़ में आते हैं, वो सिर्फ माइग्रेशन की वजह से हैं कि बाकी मुल्कों से जो लोग इन कंट्रीज़ में जाते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है। बाकी ये जो है ये जो इस तरह की जो इन्फेक्शन है, ये साइटोमेगालो वायरस जो वायरस है उससे ज़्यादा होता है और रुबेला से कम होता है, मतलब उन कंट्रीज़ में। बाकी हमारे कंट्रीज़ में रुबेला भी इसकी प्रेवलेंस भी है और सीएमवी की भी। ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है और जो इनिशियल इसकी जो रेप्लिकेशन है नेज़ोफेरिंक्स में होती है और लोकल लिम्फ नोड्स में होती है। और ये वहाँ से ब्लड से बाकी ऑर्गन की तरफ चला जाता है, स्पेशली स्किन में। और इसके जो ओरिजिन ऑफ रैशेस है ये अनक्लियर है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस होती है। और इसकी जो इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, एक दफ़ा किसी को रुबेला हो जाएगा तो फिर वो कभी नहीं होता। इसी तरह के जो अगर किसी और को किसी पेशेंट को दोबारा स्किन रैशेस होते हैं तो वो कॉक्सेकी वायरस और इको वायरस की वजह से हो सकता है। इसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्रोटेक्टिव होती हैं, प्लेसेंटा से क्रॉस करके बच्चे में जाती हैं तो उसको भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। इसका जो एक जो इसका पैथोफिजियोलॉजी का एक पार्ट है जर्मन मीजल्स, जो इसके स्किन रैशेस हैं, ये मीजल की निस्बत माइल्ड होते हैं और शॉर्ट होते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसकी डिजीज़ का ये 14 to 21 डेज है। प्रोड्रोमल पीरियड में फीवर होता है और मेलेज होता है और उसके बाद मैक्यूलोपैपुलर रैश बनते हैं जो फेस पर स्टार्ट होते हैं और डाउनवर्ड मतलब एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी है ये इसकी मेन फीचर है। रैशेस जो हैं वो 3 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। अगर बड़ी उम्र की फीमेल वुमन में अगर इसका इन्फेक्शन हो तो कुछ लोगों में पोली आर्थराइटिस हो जाता है और वो भी कहा जाता है कि ये इम्यून कम्प्लेक्स जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स हैं इसकी वजह से होता है। इसको हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में भी से भी रिलेट करते हैं। इसमें और क्या क्या फीवर होगा, रनी नोज होगा, रैशेज होंगे जो इसकी मेन फीचर है, वाटरी आइज होंगी और टाइडनेस होगी। कंजेनिटल रुबेला जो है बच्चों के अंदर जो है इसलिए है ये टेरेटोजेन है, मतलब जो पैदाइश के वक्त जो डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उनको काज करने वाले चीज़ों को हम टेरेटोजेन कहते हैं। नॉन इम्यून मदर्स, ऐसी मदर्स जिनके अंदर इम्यूनिटी इसकी नहीं है या वैक्सीनेटेड वो नहीं है, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो और वो भी प्रेगनेंसी में पहले मंथ के अंदर हो तो उसके बच्चे में कंजेनिटल माल फॉर्मेशन आएंगी। और जो इन्फेक्शन है जितनी जल्दी अर्ली स्टेज पे होगा प्रेगनेंसी के उतना ही ज़्यादा माल फॉर्मेशन के जो है ना चांसेस ज़्यादा होंगे। हार्ट में जो है ना पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होगा, आइज़ में कैटरेक्ट हो सकता है, ब्रेन में जब डिफेक्ट्स आएंगे तो डेफनेस और मेंटल रिटार्डेशन आएगी। कुछ जो बच्चे हैं जब वो पैदा हो जाएंगे तो वो एक रुबेला जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये उसकी वजह से फिर मदर में भी इन्फेक्शन हो सकता है और लोगों को भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ का इशू बन जाता है। कुछ जो कंजेनिटल शेडर्स होते हैं जिनसे मतलब ये जो वायरस है शेड आउट हो रहा होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं बच्चे और उनमें कोई माल फॉर्मेशन भी नहीं होती।
अब जो इन्फेक्टेड इन्फेंट्स हैं उनमें एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है आईजीएम और आईजीजी दोनों ज़्यादा होते हैं। अगर आईजीएम ज़्यादा हो तो इसका मतलब इनको इनको करंट इन्फेक्शन भी है। अगर आईजीजी ज़्यादा हो तो इसका मतलब इसको पास्ट में इन्फेक्शन हुआ था। अगर दोनों हों तो मतलब पास्ट में भी इसको इन्फेक्शन हुआ था और आजकल भी इसको है। अब हम आ जाते हैं वायरस की प्रॉपर्टीज़ पे। वायरस जो है ना हमारा, ये जो पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, पैरामेक्स वेराइटी में से मीजल और मम्प्स, ये जो वायरस है टोगा वेराइटी से ताल्लुक़ रखता है। आरएनए वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड, उसमें पॉजिटिव सेंस और इन्वेलप्ड वायरस में, ठीक है, इसमें ये इसकी टोगा फैमिली है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये टोगा वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसका वन पीस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए होता है, नॉट सेगमेंटेड होता है। इसका इन्वेलप होता है लिपोप्रोटीन इन्वेलप, एकोसाहेड्रल कैप्सिड होता है। जीनोम में आरएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेगा। साफ सारा जो आरएनए पॉजिटिव होते हैं वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करके डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके वायरस में कोई जो है ना इंजाइम नहीं होता। इंजाइम उनके पास होता है जो स्पेशली नेगेटिव हों, नेगेटिव आरएनए हों, या जिनको पहले जाके उसकी इंजाइम की ज़रूरत हो। स्पाइक्स में हीमोग्लूटिनिन होता है। इसकी सिंगल एंड एंटीजेनिक टाइप है, इसी वजह से इसकी एक ही वैक्सीन काफ़ी होती है, सारी ज़िंदगी इसका फिर इन्फेक्शन नहीं होता। और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हीमोग्लूटिनिन के अगेंस्ट बनती हैं, जो प्रोटेक्टिव होती हैं, और ह्यूमंस इसके नेचुरल होस्ट हैं। ये इस वायरस का स्ट्रक्चर है, इसकी स्पाइक्स हैं, और ये इसका जीनोम है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस, और ये लिपिड बाइलेयर इन्वेलप है इसका। अब जिसकी रेप्लिकेशन है, ये जो रुबेला वायरस है, ये सेल्स के ऊपर आपके रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगा, एंडोसाइटोसिस होगी, इसमें से अनकोटिंग होगी, और उसमें से जो अर्ली जीनोम निकलेगा उसकी पहले ट्रांसलेशन होगी, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगी। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होती हैं ये हमेशा एंजाइम्स होते हैं जो फिर आगे उसकी ट्रांसलेशन करवा के, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवा के बाकी काम कराती हैं। ये इसका नेगेटिव सेंस जीनोम बनवाएगा, और उससे फिर जो है ना कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो इसके पॉजिटिव, मतलब उसी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगी, और कुछ की ट्रांसलेशन, कुछ पोर्शन उसका जो है वो जो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा उससे प्रोटीन्स बनाएंगे। इस तरह प्रोटीन्स की पैकिंग होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडीज में। उससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन जाएंगी, और वो जो जीनोम है जो रेप्लिकेट हुआ है वो और प्रोटीन्स मिलके उसकी दोबारा पैकिंग हो जाएगी और वो निकल जाएगा। इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स के नाम दिए हुए हैं, इसकी हम डिटेल में इस वक्त नहीं जा रहे। इंशाल्लाह बाद में मौका मिला तो हम इन सब की डिटेल में जाएंगे, लेकिन आपने मोटा मोटा जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका याद रखने। अनकोटिंग है, इसका जीनोम जो है वो निकलता है, उसके बाद उसकी जो है ना नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती हैं, जीनोम की रेप्लिकेशन होती है, और जो प्रोटीन्स हैं वो सारी मिलके पैकिंग करके ये बाहर निकल जाता है। अब आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस तो पहली बात है इसकी मतलब हम क्लिनिकल बेस्ड जो सिम्टोमेटिक बेस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सेल कल्चर कर सकते हैं सैंपल लेके, उस पे जो है ना लिटिल साइटोपैथिक इफेक्ट आएगा। बाकी जो वायरसेस हैं उनका साइटोपैथिक इफेक्ट एस सी पी ई ज़्यादा आता है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसका इफेक्ट कम आता है, लेकिन अगर हम उसी कल्चर पे इको वायरस डाल दें तो इसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम उससे इलाइजा या बाकी टेस्ट करके हम उसके एंटीबॉडीज़ या जो उसका चेक करेंगे तो नॉर्मल से ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सेल लाइंस हैं इनके ऊपर इस पे इस पेशेंट के सैंपल के अंदर मतलब रुबेला है। प्रेग्नेंट वुमेन में अगर हमें आईजीएम एंटीबॉडीज मिलती हैं तो करंट इन्फेक्शन को शो करेंगी, आईजीजी मिलेंगी तो वो इम्यून कंसीडर की जाएगी कि ये इसका बच्चा भी सेफ होगा और ये औरत भी सेफ है। अगर हम अमाइनो सिंथेसिस करते हैं, एमनियो सिंथेसिस करते हैं, मतलब अमाइन एमनियोटिक फ्लूइड, और उसमें हमें रुबेला वायरस मिलता है तो बच्चे में, तो हम कहेंगे कि इसको डेफिनेट इन्फेक्शन है। अब आ जाते हैं इससे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे और वैक्सीनेशन इसकी कैसे होगी। इसकी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तीनों जो वायरसेस हैं, मीजल, मम्प्स और रुबेला, एम एम आर वैक्सीन कहते हैं, उससे उसके कम्बिनेशन में दी जाती है। 10 साल तक ये इफेक्टिव रहती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ लोगों में, फीमेल्स में आर्थराइटिस कुछ दिन के लिए हो सकता है। सबकुटेनियस दी जाती है 15 मंथ के बच्चे को, और अम्यूनो कम्प्रोमाइज और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये इसका जो है ना इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये आईजीए एंटीबॉडीज इंड्यूस करवाता है, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का बॉर्डर हो, स्किन हो, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का बॉर्डर हो, उस पर हमारी जो प्रोटेक्शन करती हैं वो आईजीए एंटीबॉडीज करते हैं। तो इसी तरह ये हमारी बॉडी को महफूज करता है। ये इसके बारे में अहम चीज़ें हैं।
और अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।